एवरीवन, आई एम स्वाति। और आज के जो मैंने कुछ टर्म्स जो न्यूज़ में चल रही थी उन्हें पिक किया है और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताई है आज के जो सेशन है उसमें। तो इसमें पहली जो है वो नमस्ते स्कीम है। नमस्ते स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस के द्वारा जो है दोनों का कंबाइंड इनिशिएटिव है। ये स्कीम जो है सैनिटेशन वर्कर्स के ऊपर है। इसमें उन्हें सेफ्टी गियर्स और इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे। एट द सेम टाइम उनको सेल्फ एम्प्लॉयड और स्किल्ड में ट्रेन किया जाएगा ताकि उन्हें बाकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड हो सकें। सेकेंड जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि न्यूज़ में है, उससे रिलेटेड है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस न्यूज़ में इस वजह से है क्योंकि यूक्रेन ने फाइल की है। यूक्रेन और रशिया जो वॉर चल रहा है उस कंटेक्स्ट में यूक्रेन ने अपील की है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो उससे रिलेटेड है। तो उसमें जो भी किस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एग्जिस्टेंस में आया, इसका क्या रोल है अब, और इंडियंस की एसोसिएशन अब तक कितने इंडियंस जो हैं यहाँ पे जो जजेस के तौर पे काम कर चुके हैं, और इंडिया कितनी बार कितने मैटर्स में जो है अपना मैटर अपना डिस्प्यूट जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गया था। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ में चल रहे टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं। हाल ही में नमस्ते स्कीम जो है वो न्यूज़ में थी, तो हम देख लेते हैं नमस्ते स्कीम जो है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है, और ये कौन जो इनके प्राइम जो इसमें है वो प्राइम फोकस किस पे रखा गया है, कौन बेनिफिशरीज हैं इसके। तो जो नमस्ते स्कीम है दैट इज़ जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विद द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च की है। नमस्ते नमस्ते स्टैंड्स फॉर नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन एंड इकोसिस्टम। ये जो स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ऑफ, और ये किसका जॉइंट इनिशिएटिव है? दो मिनिस्ट्रीज है जिनका जॉइंट इनिशिएटिव है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड इनके साथ है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये दोनों मिनिस्ट्री का जॉइंट इनिशिएटिव है ये जो नमस्ते स्कीम लॉन्च की गई है। जो दो मिनिस्ट्रीज़ हैं इसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसमें जो फोकस है वो किस पे है? सैनिटेशन वर्कर्स के ऊपर है। यहाँ पे उनकी सेफ्टी और डिग्निटी, जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी और डिग्निटी पे प्राइम फोकस है बाय क्रिएटिंग एंड एनेबलिंग इकोसिस्टम दैट रिकॉग्नाइजेस सैनिटेशन वर्कर्स एज वन ऑफ द की कंट्रीब्यूटर्स टू ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे जो फोकस है वो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इम्प्रूव एक्सेस टू सेफ्टी गियर्स एंड मशीन्स। जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनको क्या प्रोवाइड करवाएंगे? यहाँ पे सेफ्टी गियर्स एंड मशीन्स जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अब यहाँ पे जो स्कीम है नमस्ते, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसके जो 3 सिग्निफिकेंस है हम उनकी बात कर लेते हैं। पहला हम देखेंगे कि इसमें उनको ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड सपोर्ट एंड एंटाइटलमेंट्स दिया जाएगा सैनिटेशन वर्कर्स को। दूसरी बात, उनकी एसेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे बढ़ाई जाएगी, साथ ही साथ ताकि ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया जाएगा, उनको स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। और तीसरा जो इसमें सिग्निफिकेंस में बात करें तो जो बिहेवियर है उसमें बदलाव लाने की कोशिश जो सिटीजन्स का है सैनिटेशन वर्कर्स के प्रति, तो उसमें बदलाव लाने की कोशिश की जाएगी। पहले हम कह रहे हैं कि यहाँ पे उनको ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, एंटाइटलमेंट, ताकि जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनकी वल्नरेबिलिटी को कम किया जा सके। तो पहला जिसमें पहली जो सिग्निफिकेंस है उसमें है उनको ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, एंटाइटलमेंट्स प्रोवाइड किए जाए, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड सपोर्ट। कुछ और लाइवलीहुड, अभी तक जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनका लाइवलीहुड सपोर्ट किया होगा, वो सैनिटेशन रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, उनको शिफ्ट किया जाए इस वर्क में से, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड किया जाए ताकि उनकी जो वल्नरेबिलिटीज़ है उन्हें कम किया जा सके। दूसरा हम यहाँ पे कह रहे हैं उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया जाएगा और स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें दी जाएंगी। उद्देश्य इसका ये है कि जो उनकी इंटर जनरेशनैलिटी है सैनिटेशन वर्क में उसे ब्रेक किया जाए। जनरेशन आफ्टर जनरेशन द सेम जो एक जनरेशन चली जा रही है वो इसी काम में जो है वो लगे रहते हैं सैनिटेशन वर्क में, तो उस इंटर जनरेशनैलिटी जो है उसको ब्रेक करना है। यहाँ पे कैसे करेंगे? उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बना के और उनको स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवा के। इसके अलावा हमें जो बिहेवियर है सिटीजन्स का सैनिटेशन वर्कर्स के प्रति उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है।
एंड एनहेंस द डिमांड फॉर सेफ सैनिटेशन सर्विसेज। और जहाँ तक है हम इसमें बात करेंगे, उनको गैस प्रोवाइड करवाए जाएंगे, मशीन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सब क्या है, ताकि जो सैनिटेशन है उसे सेफ सर्विस बनाया जा सके। अब हम देखते हैं इस जो नमस्ते स्कीम है इसका एम क्या है। तो इसमें जो पहला एम है, इसका जो पहला उद्देश्य है वो क्या है, यहाँ पे हमें ज़ीरो फैटलिटीज़ करनी है इन सैनिटेशन वर्क इन इंडिया। अभी हम देखते हैं जो सैनिटेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं हमारे कंट्री में, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी सेफ्टी के साथ ही काम नहीं किया जाता है, स्किल्ड वर्कर्स के द्वारा नहीं किया जाता, तो फर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो पहला एम है कि हमें यहाँ पे ज़ीरो फर्टिलिटीज़ करनी है सैनिटेशन वर्क में विथ रिस्पेक्ट टू आवर कंट्री। दूसरी बात करें तो ऑल सैनिटेशन वर्क जो है वो परफॉर्म किया जाएगा स्किल्ड वर्कर्स के द्वारा। जितना भी अभी तक काम किया जा रहा है स्किल्ड वर्कर्स नहीं करे, तो अब ये यहाँ पे इंश्योर किया जाए कि जो भी सैनिटेशन वर्क कर रहे हैं वो स्किल्ड वर्कर्स हों। तीसरा एम जो है वो नो सैनिटेशन वर्कर्स कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ह्यूमन फीकल मैटर। मतलब इसीलिए इनको ये जो है गैस वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए ह्यूमन फीकल मैटर के। नेक्स्ट इज सैनिटेशन वर्कर्स आर कलेक्टिवाइज्ड इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड आर एम्पावर्ड टू रन सैनिटेशन एंटरप्राइज। हमने यहाँ पे ऊपर भी बात की कि इनको जो है सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया जाएगा, पहले हमने बात की, और यहाँ पे हम कह रहे हैं यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाएंगे और फिर इनको जो है एम्पावर्ड किया जाएगा कि सैनिटेशन एंटरप्राइजेस में एम्पावर्ड रन कर सके, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम इन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना चाह रहे हैं और इस काम से जो है वो इनको इंटरजेनरेशनैलिटी जो चल रही थी उसको ब्रेक लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ इनका एम्पावर्ड किया जाएगा सैनिटेशन एंटरप्राइज के तौर पे। देन ऑल सीवर एंड सेप्टिक टैंक सैनिटेशन वर्कर्स हैव असेस टू ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड पे इनकी असेस वो हमें बढ़ानी है। नेक्स्ट एम जो ये हमारा इस स्कीम में है वो ये है कि हम नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल पे ये इंश्योर करें कि जो सैनिटेशन वर्क है वो मतलब उसकी सेफ्टी इंश्योर करनी है तीनों लेवल पे, नेशनल, स्टेट और लोकल बॉडी लेवल पे। तो उसको हम सुपरवाइज करें, मॉनिटर करें, हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम इस तरीके का होना चाहिए, सुपरवाइजर मैकेनिज्म इस तरीके का होना चाहिए कि हम इंश्योर कर सकें कि जो हमारा जो सैनिटेशन वर्क है दैट वो सेफ़ हो। Next is increased awareness among sanitation service seeker to seek services from registered and skilled sanitation workers। जो भी व्यक्ति इंडिविजुअल की बात करें या इंस्टीट्यूशंस की बात करें जो सैनिटेशन सर्विसेज सीख कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो उनमें ये अवेयरनेस लानी होगी कि वो जो सैनिटेशन सर्विसेज प्राप्त करें वो रजिस्टर्ड और स्किल्ड सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं उनसे ही लें। किन से लेंगे? जो रजिस्टर्ड और स्किल्ड सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनसे ही सर्विसेज प्राप्त करें, जो भी सैनिटेशन सर्विसेज सीख करना चाहते हैं वो। Next is for the first time 500 cities across India have declared themselves as सफाई मित्र सुरक्षित शहर। So for the first time 500 cities जो हमारे देश में उन्होंने डिक्लेयर किया खुद को themselves as सफाई मित्र सुरक्षित शहर। नेक्स्ट जो है वो इसमें ये है कि जो इक्विपमेंट्स की जो नॉर्म्स है वो बताई गई हैं, नॉर्म्स स्टिपुलेट की है, बताई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। तो जो नॉर्म्स इस मिनिस्ट्री ने बताई है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने बताई है नॉर्म्स, उसको फॉलो किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इक्विपमेंट्स एंड मैन पावर। एंड एट द सेम टाइम सेफ वर्किंग कंडीशन जो है वो सफाई मित्रास को जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम बात करें तो अभी हम कह रहे थे कि सफाई मित्र सुरक्षित शहर डिक्लेयर किए हैं, डन बाय 500 सिटीज़ ने डिक्लेयर किए हैं। तो ये जो सफाई मित्र सुरक्षित शहर है ये वाला कंसेप्ट इसको मर्ज किया जाएगा स्वच्छ भारत मिशन के साथ। सभी इंडियन सिटीज़ जो हैं उन्हें सफाई मित्र सुरक्षित किया जाएगा बाय मार्च 2024 तक। तो ये एग्जाम से पूछा जा सकता है कब तक किया जाएगा ये सफाई मित्र सुरक्षित सभी सिटीज़, इंडियन सिटीज़ के द्वारा। तो ये जो टारगेट रखा गया है ये 2024 का टारगेट रखा गया है, तब तक सभी इंडियन सिटीज़ को जो है सफाई मित्र सुरक्षित किया जाएगा बाय मार्च 2024। अब यहाँ पे हमने बोला है कि इनको जो है स्किल, इनको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया जाएगा, इनको जो है स्किल, बाकी स्किल जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसे जोड़ा जाए।
तो बाकी स्किल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से हम तब जोड़ेंगे जब तो उसका जो पहली रिक्वायरमेंट है कि पहला तो स्किल सेट डेवलप करना होगा, इन्हें ट्रेन करना होगा सो दैट दे कैन ऑप्ट अदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ये काम कौन सी मिनिस्ट्री को दिया गया, तो इनको स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के लिए सफाई मित्रा स्कीम ये जो है इसी वजह से टेकन अप, ये वाला जो टास्क है ये टेकन अप किया है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है उसके द्वारा। और ये जो इनका जो स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग करवाया जाएगा थ्रू नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इनका स्किल डेवलपमेंट करेगी और करेगी कैसे, थ्रू द नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब देखिए क्योंकि ये न्यूज़ में है नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो ये क्वेश्चन बन सकता होता है, हमें पता होना चाहिए कि ये कब कौन से ईयर में इस्टेब्लिश किया गया था, इसका एम क्या है कि और ये क्या क्या काम करता है, ये सब हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये न्यूज़ में है, ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ को और सफाई मित्रास को लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये लोन्स प्रोवाइड कौन करेगा, ये लोन्स प्रोवाइड कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस अंडर स्वच्छता उद्यमी योजना। कौन सी स्कीम के थ्रू ये लोन्स डिसबर्स किए जाएंगे, स्वच्छता उद्यमी योजना के थ्रू किए जाएंगे। और ये लोन दिए क्यों जा रहे हैं जो लोकल बॉडीज़ है और सफाई मित्रास को, ताकि ये इक्विपमेंट्स खरीद सकें, व्हीकल्स खरीद सकें जो कि चाहिए होते हैं फॉर द स्वीप क्लीनिंग करने के लिए और सेप्टिक टैंक से क्लीनिंग करने के लिए को चाहिए होते हैं, उनको उन इक्विपमेंट्स और व्हीकल्स को खरीदने के लिए लोन्स जो है वो दिए जाएंगे। देगी कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस अंडर स्वच्छता उद्यमी योजना। यहाँ पे गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किए हैं वेरियस स्ट्रक्चर, कौन से स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल सैनिटेशन अथॉरिटी एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सैनिटेशन यूनिट। ये क्यों बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये इंश्योर करेंगे दैट ओनली ट्रेंड प्रोफेशनल्स जो है वही ये जो पोटेंशियल इस काम को करने में जो भी हज़ार्ड इन्वॉल्व होता है, पोटेंशियल हज़ार्ड है, तो इसके लिए ट्रेंड प्रोफेशनल्स की ही ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ये इंश्योर किया जाएगा कि सिर्फ ट्रेंड प्रोफेशनल्स ही एक्सपोजर टू द पोटेंशियल हज़ार्ड और उनके पास अप्रोप्रिएट सेफ्टी गियर्स होने चाहिए। प्रोफेशनल्स करें और गियर्स वगैरह उनके पास होने चाहिए, इक्विपमेंट्स उनके पास होने चाहिए, तभी वो ये काम करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं वो है रिस्पॉन्सिबल सैनिटेशन अथॉरिटी RSA, रिस्पॉन्सिबल सैनिटेशन अथॉरिटी एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सैनिटेशन यूनिट। देन नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस स्कीम की, जो नमस्ते स्कीम लेके आए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की जो बॉडी है वो कौन है, वो नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। यहाँ पे कुछ आइडेंटिफाइड सैनिटेशन वर्कर्स और उनकी फैमिलीज़ जो है उनको जितने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो वेरियस डिपार्टमेंट्स द्वारा रन की जा रही हैं उसके बेनिफिट जो है वो उनको दिए जाएंगे। जो आइडेंटिफाइड सैनिटेशन वर्कर्स और देयर फैमिलीज़ हैं उनको जो बेनिफिट एक्सटेंड किए जाएंगे सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो वेरियस डिपार्टमेंट्स के द्वारा चलाई जा रही हैं। जो कुछ आइडेंटिफाइड फैमिलीज़ हैं उनको आयुष्मान भारत में कवर किया जाएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में, और जो प्रीमियम है जो इसकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की फॉर दोज आइडेंटिफाइड फैमिलीज जो कि अर्लियर कवर्ड नहीं थी शैल बी बॉर्न अंडर नमस्ते स्कीम। नेक्स्ट जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इस पर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है तो यूक्रेन ने फाइल किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। यहाँ पे पूरा इशू क्या है वो देख लेते हैं, कंटेक्स्ट देख लेते हैं। तो यूक्रेन जो है उसने रशिया को अक्यूज़ किया है कि रशिया जो है वो फॉल्सली क्लेम कर रहे हैं जीनोसाइड हुआ है 2 रीजन्स में यूक्रेन के, ऐसा रशियंस कह रहे हैं, रशिया कह रहा है ऐसा कि एक्ट ऑफ जीनोसाइड जो है वो हुआ है उनकी यूक्रेन की जो 2 टेरिटरीज़ हैं वहाँ पे ल्युहांस्क एंड डोनेत्स्क में। एंड इसको यूज़ किया जा रहा है एज अ प्रिटेक्स्ट कि रिकग्नाइज़ किया जाए इंडिपेंडेंस इन रीजन्स की, इसलिए जो रशिया है इन्हें इंडिपेंडेंट इनकी रिकग्नाइज़ करें कि यहाँ पे जीनोसाइड हुआ है, जबकि और इस वजह से वॉर कर रहा है यूक्रेन के साथ। तो यूक्रेन ने एप्लीकेशन जो है वो फाइल की है बिफोर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंस्टीट्यूटिंग प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट रशियन फेडरेशन के खिलाफ। तो अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं। ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, इसको इस्टेब्लिश किया गया था जून 1945 में चार्टर के द्वारा यूनाइटेड नेशन के, और इन्होंने काम करना शुरू किया था अप्रैल 1946 से। तो ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, स्टैब्लिश इन जून 1945 बाय चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड बिगेन वर्क इन अप्रैल 1946।
जो कोर्ट है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये सक्सेसर है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का, एंड विच वॉज ब्रॉट इन टू बींग थ्रू एंड बाय द लीग ऑफ नेशन। जो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था उसको बनाया था लीग ऑफ नेशन ने, एंड उसका सक्सेसर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या हुआ था, लीग ऑफ नेशन की जगह क्या आ गया था, यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। तो जो ये परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था इसको रिप्लेस करके जो था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया। जैसे लीग ऑफ नेशन की जगह यूनाइटेड नेशन आ गया था, उसी तरीके से PCIJ की जगह जो आया वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आया। दिस PCIJ को जो था डिसॉल्व कर दिया गया था अप्रैल 1946 में। जो हम बात कर रहे हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस जो कि लीग ऑफ नेशन के द्वारा बनाया गया था, उसको डिसॉल्व किया गया अप्रैल 1946 में। और उसके जो लास्ट प्रेसिडेंट थे वो जज जॉस गुस्तावो ग्योरा ऑफ एल सेल्वाडोर के थे वो, एंड ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICJ। जो फिर ICJ एग्जिस्टेंस में तो वो उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, जो कि PCIJ के लास्ट प्रेसिडेंट थे। कौन थे? जज जॉस गुस्तावो ग्योरा ऑफ एल सेल्वाडोर। PCIJ की तरह इसका हेडक्वार्टर भी जो है वो द हेग नीदरलैंड में है। पहले PCIJ जब बना था उसका भी जो हेडक्वार्टर था वो हेग में ही था। इसके बाद ये वन ऑफ दी ICJ की अगर हम बात करें तो इट इज़ ओनली वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द UN दैट इज़ नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क सिटी में नहीं है। हमने कहा कि इसका जो हेडक्वार्टर जो ICJ कहाँ पे इस्टेब्लिश किया है तो वो द हेग के अंदर है, नीदरलैंड में है, यानी वो न्यूयॉर्क सिटी में नहीं है। तो ये जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन UN के हैं, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन UN के जो है उसमें से सिर्फ ये एक ऐसा है जिसका जो ऑफिस है वो लोकेटेड न्यूयॉर्क में नहीं है। तो अगर हम बाकी के 5 ऑर्गन्स देखें तो वो कौन कौन से हैं? जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल एंड द सेक्रेटरीट। जो जज है इस कोर्ट के उन्हें असिस्ट किया जाता है रजिस्ट्रार के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है वहाँ पे, और इनकी जो हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो उसमें इंग्लिश और फ्रेंच जो है वो ICJ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। All members of the UN are automatically parties to the ICJ statute, but this does not automatically give the ICJ jurisdiction over dispute involving them. All members of UN और automatically जितने भी UN के members हैं वो parties ICJ के अपने आप हो जाते हैं, but this does not automatically give ICJ jurisdiction over dispute involving them. ICJ get jurisdiction only if both party consent to it. लेकिन ICJ की ऑटोमेटिक जो वो है वो जुरिडिक्शन नहीं जाती है हर कंट्री के ऊपर जो भी UN के मेंबर है, अनटिल एंड अनलेस जो दोनों कंट्री डिस्प्यूट में है, जब तक कि वो कंसेंट से ICJ में अपना मैटर नहीं लेके जाएंगे तब तक ICJ की जो है वो जुरिडिक्शन उनके ऊपर नहीं होती है। तो ICJ के पास जुरिडिक्शन तभी आती है ओनली बोथ द पार्टी कंसेंट टू इट, कि उनको मैटर जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाना है, तो दोनों पार्टीज जो डिस्प्यूट में उनका कंसेंट होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो जजमेंट जो आती है वो फाइनल होती है, जो कोर्ट के द्वारा दी जाती है ICJ के द्वारा, एंड टेक्निकली बाइंडिंग होती है पार्टीज़ के ऊपर, और यहाँ पे कोई अपील का प्रोविज़न नहीं होता है। इट कैन एट मोस्ट बी सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन एंड अपॉन द डिस्कवरी ऑफ सम न्यू फैक्ट और रिविजन। ICJ has no way to ensure compliance of its order, and its authorities derive from willingness of countries to abide by them. So there is no way to ensure the compliance of order either, and it is on the part of the authorities derived from the fact that willingness of the countries to abide by the decision. अब अगर हम यहाँ पे देखिए जजेस ऑफ द कोर्ट की हम बात करें तो यहाँ पे कैसे इलेक्ट होके आते हैं जजेस। तो यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, इलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के थ्रू आता है, एंड इलेक्शंस जो होते हैं वो हेल्ड कहाँ पे होते हैं? वो होते हैं यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में होते हैं, एंड द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट आर इलेक्टेड फॉर 3 years टर्म बाय द सीक्रेट बैलेट। जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है कोर्ट के वो 3 साल के लिए उनको जो है इलेक्ट किया जाता है और सीक्रेट बैलेट से किया जाता है, एंड जजेस एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए, री इलेक्शन का हो सकता होता है। अब इंडियंस जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सर्व किया वो कौन कौन से हैं? तो जस्टिस दलवीर भंडारी जो कि फॉर्मर जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने सर्व किया ICJ में सिंस 2012 से सर्व कर रहे हैं। जस्टिस दलवीर भंडारी। फॉर्मर CJI RS पाठक, इन्होंने सर्व किया है फ्रॉम 1989 से 91 तक, RS पाठक। देन नेक्स्ट जो हमारे फॉर्मर CEC रहे दैट इज़ नागेंद्र सिंह, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नागेंद्र सिंह, फ्रॉम 1973 से 88 तक इन्होंने सर्व किया, एंड ही वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट के प्रेसिडेंट के तौर पे काम किया 1985 से 88 तक, और वाइस प्रेसिडेंट रहे ये 1976 से 79 तक।
इनसे पहले सर बेनिगल राव हु वाज एन एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो मेंबर रह चुके हैं आईसीजे के फ्रॉम 1952 से 53। अब तक इंडिया ने आईसीजे में कितनी बार अपील की है, तो हम बात करें तो इंडिया ने अब तक 6 ओकेजन्स पे जो है मैटर को आईसीजे में लेके गए थे, जिसमें से 4 जो था उसमें अदर पार्टी जो हमारे सामने की तरफ पार्टी थी कौन थी, पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट था इसलिए गए थे। सो फर्स्ट वन इनमें से राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी, ये हुआ था बिटवीन पोर्चुगल वर्सेस इंडिया, कल्मिनेटेड इन 1960। सो फर्स्ट वन राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी। सेकेंड टाइम जो था वो अपील रिलेटिंग टू ज्यूरिडिक्शन ऑफ द ICAO कंसिल, इसमें इंडिया और पाकिस्तान पार्टी थे एंड कल्मिनेटेड इन 1972। नेक्स्ट जो था वो ट्रायल टू पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वॉर, पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में कल्मिनेट हुआ 1973 में। देन नेक्स्ट जो था वो एरियल इंसिडेंट ऑफ 10 अगस्त 1999 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, कल्मिनेटेड इन 2000। नेक्स्ट जो था ऑब्लिगेशंस कंसर्निंग नेगोशिएशंस रिलेटिंग टू सिजेशन ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स रेस एंड टू न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ये था मार्शल आइलैंड्स वर्सेस इंडिया, कल्मिनेटेड इन 2016। एंड कुलभूषण जाधव केस में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दैट कल्मिनेटेड इन 2019। नेक्स्ट जो है वो लॉर्ड कर्जन न्यूज़ में है, तो लॉर्ड कर्जन न्यूज़ में क्यों है वो देख लेते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि बर्धमान म्यूनसिपैलिटी ने डिसाइड किया है स्टैचू इरेक्ट किया जाए ऑफ अर्स्टवाइल महाराजा का इन फ्रंट ऑफ लैंडमार्क कर्जन गेट इन द सिटी। कर्जन गेट के सामने महाराजा का स्टैचू बनाने की बात की है बर्धमान म्यूनसिपैलिटी ने। बर्धमान म्यूनसिपैलिटी ने डिसाइड किया है इरेक्ट किया जाएगा महाराजा विजय चंद मेहताब का स्टैचू एंड हिज वाइफ राधा रानी इन फ्रंट ऑफ सिटी प्रोमिनेंट लैंडमार्क। तो यहाँ पे इस वजह से कर्जन जो है वो न्यूज़ में है, तो हमें पता होनी चाहिए इंसिडेंसेस इवेंट जो इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में विथ रिस्पेक्ट टू कर्जन। ऑफ ऑल द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, कर्जन जो है सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज पर्सन है हिस्ट्री के, क्योंकि उन्होंने 1905 में बंगाल के पार्टीशन की घोषणा की थी, उन्होंने किया था एंड देन ट्रिगर्ड अ वेव ऑफ बंगाली नेशनलिस्ट contributing to the wider Indian national movement. He was also one of the openly imperialist of Viceroy and a man who saw Britain rule over India as critical for the survival of the empire. 1900 में कर्जन ने फेमसली कहा, जो उनकी लाइन है वो यहाँ पे हम कोट करते हैं, तो ये उन्होंने कहा था कि we could lose all our white settlement dominance and still survive, but if we lost India, our sun would sink to its setting. कर्जन के बारे में देख लेते हैं, तो ये इनका जन्म हुआ था 1859 में और इन्होंने ये ब्रिटिश कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन रहे। इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी एलीट इंस्टीट्यूशन ऑफ इटॉन एंड ऑक्सफोर्ड से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। फिर इन्होंने सर्व किया अंडर सेक्रेटरी के तौर पे ऑफ स्टेट फॉर इंडिया 1891 एंड 1892 एंड फॉर फॉरेन अफेयर्स 1895 से 1898 बिफोर बीइंग अपॉइंटेड एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन 1899। तो वाइसरॉय के तौर पे इनको नियुक्त किया गया था 1899 में। As a viceroy, his administration was known for intense activity and emphasized on काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के सुधारने में इन्होंने कोशिश की और काफ़ी इंटेंस एक्टिविटी का टाइम पीरियड रहा था इनका एडमिनिस्ट्रेशन जब तक इन्होंने एज अ वाइसरॉय के तौर पे। फिर उन्होंने सेपरेट मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बनाया नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, सेंट ब्रिटिश एक्सपीडिशन उन्होंने तिब्बत भेजा था, स्टैब्लिश की सेपरेट पुलिस सर्विस, इस्टेब्लिश किया आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू स्टडी एंड प्रोटेक्ट किए जा सके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। Early on his career, Curzon earned some praise from his colonial subject for taking action against European and large number of high-profile racist attack जो इंडियन के खिलाफ रेशियस अटैक किए जाते थे यूरोपियंस के द्वारा, तो उन केसेस में इन्होंने वैसे जो है कॉलोनियल सब्जेक्ट्स के द्वारा ही प्रेस किए जाते हैं जिस तरीके से उन्होंने एक्शन लिया अगेंस्ट द यूरोपियन इन दोज हाई प्रोफाइल केसेस जो यूरोपियन रेशियस अटैक करते थे इंडियंस पे, उस पर इन्होंने जो इस तरीके से एक्शन लिया उसके लिए ये इंडियन सब्जेक्ट जो इन्हें प्रेस किया करते थे। अब क्यों ये डिसलाइक किए जाते थे, क्या इनकी ऐसे इन्होंने स्टेप्स उठाए थे जिसकी वजह से ये काफ़ी नापसंद किए गए लोगों के बीच में। तो पहला इन्होंने जो स्टेप उठाया दैट वाज 1899 में इन्होंने कैलकाटा म्यूनिसिपैलिटी अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे, कैलकाटा म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट 1899, जिसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे कैलकाटा कॉर्पोरेशन में उनको कम कर दिया गया, उनका जो नंबर था उसे रिड्यूस कर दिया गया। उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया 1904, 1904 में आया था इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, जिसमें कैलकाटा यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर जो है रख दिया गया था। एंड उसके बाद इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट अमेंडमेंट एक्ट 1904, जिसमें कि जो रिड्यूस किया गया, जो फ्रीडम थी प्रेस की उसे और रिड्यूस कर दिया गया। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट अमेंडमेंट एक्ट 1904 में जो प्रेस फ्रीडम थी उसे रिड्यूस किया गया। Then he believed that Indian National Congress had lost its influence and appeal among the Indians, and in 1900 declared that organization was tottering to its fall.
अब पार्टीशन इन्होंने किस तरीके से किया, तो उस वक्त जो कैलकाटा था वो कैपिटल था ब्रिटिश राज की, एंड बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे बड़ा प्रोविंस था इंडिया का। यहाँ पे पॉपुलेशन जो थी 78 मिलियन लोग रहा करते थे, जो कि, और ये जो पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी का एरिया था, इसमें कौन कौन से एरियाज इंक्लूडेड थे उस वक्त? वेस्ट बंगाल आता था इसमें, बांग्लादेश, बिहार, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड असम। तो इट वॉज अ वेरी बिग प्रोविंस। यहाँ पे पॉपुलेशन भी 78 मिलियन पीपल थी। फॉर क्वाइट लॉन्ग ब्रिटिश ये कहते रहे कि जो बंगाल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है एडमिनिस्टर करने के हिसाब से, बट द रियल कॉज वॉज दैट कि जो कैलकाटा था वो नर्व सेंटर था उस वक्त नेशनल मूवमेंट का। 1905 को, जुलाई 1905 में कर्जन ने अनाउंस किया पार्टीशन ऑफ बंगाल दो प्रोविंसेस में से बांटा जाएगा, ईस्ट बंगाल और असम, जिसकी पॉपुलेशन थी 38 मिलियन। ठीक है, ईस्ट बंगाल एंड असम जिसकी पॉपुलेशन थी 38 मिलियन, जो कि प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया था। जबकि वेस्टर्न प्रोविंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पॉपुलेशन थी 55 मिलियन में, जो इसे डिवाइड किया गया वेस्टर्न पार्ट को, उसमें 55 मिलियन पॉपुलेशन थी और वो प्राइमरली हिंदूज थे। देन इसके बाद जिस तरीके जैसे इन्होंने ये अनाउंस किया, उसके बाद मैसिव प्रोटेस्ट हुए, मीटिंग्स टेक प्लेस कर रही थी इन मोर देन 300 सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस अक्रॉस बंगाल। अब कंसिक्वेंसेस इस डिसीजन के, इस पार्टीशन के क्या क्या हुए थे वो देख लेते हैं। जैसे ही इस चीज़ को अनाउंस किया गया था उसके बाद से प्रोटेस्ट जो था वो बहुत ज़्यादा मैसिव स्केल पे होने लगा था। पॉपुलर एंगर अगेंस्ट द पार्टीशन हैड बीन ब्रीइंग सिंस द ब्रिटिश अनाउंस दिस स्कीम एंड ग्रोज स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, जैसे इसे इम्प्लीमेंट किया गया। फिर इस ऑपोजिशन के तौर पे पार्टीशन की लोगों ने, यहाँ पे जो नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने कैंपेन किया, बॉयकॉट किया गया ब्रिटिश गुड्स और इंस्टीट्यूशन का, एनकरेज किया गया लोकल प्रोडक्ट्स को अपनाया जाए, स्वदेशी को अपनाया जाए। आफ्टर अ फॉर्मल रेजोल्यूशन वॉज पास्ड, कैलकाटा में मीटिंग हुई जहाँ पे फॉर्मल रेजोल्यूशन पास किया गया अगस्त 1905 में। स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत होती है फिर यहाँ से, जैसे इन्होंने फॉर्मल रेजोल्यूशन पास किया। यहाँ पे जो वंदे मातरम जो सॉन्ग था रविंद्रनाथ टैगोर का, दैट बिकेम एन इनफॉर्मल एंथम ऑफ दिस मूवमेंट। द स्वदेशी मूवमेंट एंड बायकॉट वॉज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू बंगाल तक ही सीमित नहीं थे, बाकी कंट्रीज़ में भी स्प्रेड हुए। एंड अ नंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज़ इस वक्त स्प्रैंग हुई, जिसमें से अनुशीलन समिति बंगाल की हम जानते ही हैं, वेल नोन पॉपुलर सोसाइटी थी। सॉ टू ओवरथ्रो दैट, इनका एम क्या था? टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल थ्रू द वायलेंट मीन्स का इस्तेमाल करते हुए ब्रिटिश रूल को ख़त्म किया जाए। रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स ने यूज़ किए बॉम्ब अटेम्प्ट्स टू असैसिनेट दीज कॉलोनियल ऑफिशियल्स को मारने के लिए, एंड ऑल्सो एंगेज इन आर्म रॉबरीज की गई ताकि अपनी जो की एक्टिविटीज़ थी उसे फाइनेंस किया जा सके। 1905 में कर्जन ने रिज़ाइन किया और वो इंग्लैंड वापस चले गए आफ्टर लूजिंग अ पावर स्ट्रगल विद द कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश आर्मी लॉर्ड किचनर। The protest continues after his exit and the colonial government in 1911 में, जैसा कि हम सब जानते हैं, अनाउंस किया गया था फिर रीयूनिफिकेशन ऑफ बंगाल एंड द कैपिटल ऑफ द राज वाज, उस वक्त 1911 में दो डिसीजन लिए गए। एक तो जो था मर्ज कर दिया गया, रीयूनिफाई कर दिया गया वापस से बंगाल का, और दूसरा ये था कि शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश राज, पहले जो कैलकाटा उनकी कैपिटल रहा करती थी उसे शिफ्ट किया गया और दिल्ली बना दिया गया।